इतिहास अलाउद्दीन खिलजी को एक ताकतवर और खूंखार सुल्तान के तौर पर याद करता है। उसने खून और धोखे से सल्तनतें तो जीती, लेकिन उसकी शानदार जीतों के पीछे एक स्याह सच भी छिपा है। एक ऐसा गहरा राज जिसे इतिहास की किताबों से जानबूझकर मिटा दिया गया। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि खिलजी का सबसे चौंकाने वाला जुर्म जंग के मैदान में दुश्मनों के खिलाफ नहीं था, बल्कि उसके अपने ही महल की खामोश दीवारों के बीच उसके अपने ही खून, अपने ही परिवार के खिलाफ था। एक ऐसा धोखा जिसने सल्तनत की नींव हिलाकर रख दी। यह वो अनकही कहानी है जिसे दिल्ली सल्तनत ने सदियों तक दबाए रखा। एक ऐसी साजिश जिसे वो कभी दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहते थे। आज हम उस राज से पर्दा उठाएंगे जो खिलजी की विरासत को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। साल 1293 में दिल्ली पर सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी का शासन था। 70 साल की उम्र में तख्त पर बैठे जलालुद्दीन एक रहमदिल और इंसाफ पसंद इंसान थे जो खून खराबे से नफरत करते थे। उनकी यही नरमी दरबार के कई तुर्क अमीरों की नजरों में एक बड़ी कमजोरी थी, जो एक मजबूत और क्रूर शासक चाहते थे। लेकिन उसके दरबार के सायों में छिपा था उसका भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन की शादी सुल्तान की बेटी से हुई थी, लेकिन यह रिश्ता कड़वाहट और नफरत से भरा था। अपनी सास और पत्नी के ताने उसे हर पल चुभते थे। यही अपमान और सत्ता की चाहत उसे एक ऐसे इंसान में बदल रही थी जो महत्वाकांक्षा और काली इच्छाओं में डूबा हुआ था। अलाउद्दीन पहले ही देवगिरी की सफल लूट से बेहिसाब दौलत जमा कर चुका था। यह दौलत अब उसकी निजी सेना और साजिशों का ईंधन बन चुकी थी। सुल्तान जलालुद्दीन अपने भतीजे पर पूरी तरह भरोसा करते थे। उन्होंने न सिर्फ उसकी बगावत को नजरअंदाज किया, बल्कि उसे कड़ा का सूबेदार भी बनाए रखा, जो दिल्ली के रास्ते में एक अहम पड़ाव था। सल्तनत खुशहाल थी और लोग अमन चैन से जी रहे थे, लेकिन कड़ा में अलाउद्दीन की सत्ता की भूख हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही थी। अपने भाई उल्लू खान के साथ मिलकर उसने एक ऐसी साजिश रचना शुरू कर दिया था जिससे उसके सबसे करीबी साथी भी दहल जाते। यह दिल्ली के तख्त पर कब्जा करने की साजिश थी। 1294 में अलाउद्दीन ने अपने चाचा को एक पैगाम भेजा। उसने खत में लिखा कि वह देवगिरी का खजाना उन्हें खुद पेश करना चाहता है, पर उसे दिल्ली आने में डर लगता है। सुल्तान के सलाहकार अहमद चप ने उन्हें इस जाल से आगाह किया, पर भतीजे के प्यार में अंधे सुल्तान ने एक न सुनी। वह उससे कड़ा में मिलने के लिए राजी हो गए। जो जलालुद्दीन नहीं जानते थे वो यह था कि वह अपनी ही मौत की तरफ बढ़ रहे थे। अलाउद्दीन ने एक ऐसा स्वागत तैयार किया था जो मध्ययुगीन दुनिया को झकझोर कर रख देता। जब सुल्तान जलालुद्दीन कड़ा पहुंचे तो उनका बड़े शान और शौकत से स्वागत किया गया। अलाउद्दीन ने अपने चाचा के सम्मान में एक शानदार दावत का आयोजन किया था, लेकिन असली खौफ सिर्फ उस सुनियोजित हत्या का नहीं था। अलाउद्दीन ने परिवार के दूसरे सदस्यों को भी बुलाया था, जिसमें उसके अपने चचेरे भाई और रिश्तेदार भी शामिल थे, क्योंकि अलाउद्दीन की योजना सिर्फ सुल्तान को मारने की नहीं थी। उसकी योजना तख्त के हर मुमकिन दावेदार को एक ही झटके में खत्म करने की थी। उसके अपने खूनी रिश्तेदार जो उस पर पूरी तरह भरोसा करते थे, मौत के इस जश्न में शामिल होने आए थे। यह सिर्फ राज हत्या नहीं थी, यह एक पारिवारिक नरसंहार होने वाला था। 19 जुलाई 1283 को दावत योजना के अनुसार शुरू हुई। जश्न के शोर के बीच सुल्तान ने अपने प्यारे भतीजे के नाम जाम उठाने के लिए अपना प्याला उठाया। उनकी आंखों में अपने भतीजे के लिए सिर्फ गर्व और स्नेह था। ठीक उसी पल अलाउद्दीन ने वो इशारा दिया जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी की भी कल्पना से कहीं ज्यादा क्रूर और चौंकाने वाला था। शाही खेमे में जश्न का माहौल था। उम्रदराज सुल्तान जलालुद्दीन ने अपने भतीजे अलाउद्दीन को देखा और गर्मजोशी से गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैला दी। उन्हें उस नौजवान की हालिया जीतों पर बहुत नाज था, लेकिन जैसे ही अलाउद्दीन पास आया, उसकी आंखों में शुक्रगुजारी नहीं बल्कि ठंडी कठोर महत्वाकांक्षा थी। एक तेज चौंकाने वाले झटके में अलाउद्दीन ने अपने चाचा की पीठ में गहरा छुरा घोंप दिया। सुल्तान की आंखें फैल गईं, उनके चेहरे पर पूरी तरह से अविश्वास और धोखे का भाव छा गया और वो जमीन पर गिर पड़े। लेकिन यह तो खून खराबे की बस शुरुआत थी। जैसे ही सुल्तान गिरे, यह एक इशारा था। मेहमानों के बीच छिपे अलाउद्दीन के वफादार हथियारों ने अपने हथियार निकाल लिए। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। जश्न की आवाजें दहशत की चीखों में बदल गईं। उस रात उन्होंने सिर्फ अंधाधुंध कत्ल नहीं किया, उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से जलालुद्दीन के बेटों और वफादारों को ढूंढ ढूंढ कर मारा।
कुछ ही भयानक घंटों के अंदर खिलजी वंश की पूरी एक पीढ़ी का सफाया कर दिया गया। यह कोई गुस्से में किया गया हमला नहीं था। यह एक बहुत ही सावधानी से बनाई गई साजिश थी। उसके अपने चचेरे भाई जो सिंहासन के सीधे उत्तराधिकारी थे, उन पर कोई रहम नहीं दिखाया गया। वो खून की पूरी नस्ल जो उसके और पूरी सल्तनत के बीच खड़ी थी, उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। और यही वो राज दफन है जिसे हमेशा के लिए मिटा दिया जाना था। यह क्रूर तख्तापलट कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। बाद में आधिकारिक दरबारी रिकॉर्ड्स को साफ कर दिया गया, लेकिन छिपे हुए दस्तावेज एक खौफनाक सच्चाई बताते हैं। अलाउद्दीन 2 साल से भी ज्यादा समय से इस तख्तापलट की साजिश रच रहा था। देवगिरी में उसकी सफल मुहिम सिर्फ सुल्तान के लिए नहीं थी। ये दिल्ली के नियंत्रण से आजाद अपनी खुद की सेना और खजाना बनाने के लिए थी। वो साम्राज्य के दिल पर हमला करने के लिए अपनी खुद की ताकत बना रहा था। हर एक संभावित प्रतिद्वंद्वी, हर दूर का चचेरा भाई, हर वफादार अमीर जो सिंहासन पर उसके दावे को चुनौती दे सकता था, एक सूची में था और एक एक करके उन्हें खत्म कर दिया गया। उसने सिर्फ राजा को मारकर सिंहासन हासिल नहीं किया, बल्कि किसी भी जवाबी दावे की संभावना को नष्ट करके किया। और शायद सबसे खौफनाक बात जो कानाफूसी में कही जाती है, वो यह है, उस नरसंहार के तुरंत बाद जब वो लाशों के बीच खड़ा था, अलाउद्दीन ने अपराध या पछतावे का कोई संकेत नहीं दिखाया। उसका चेहरा ठंडी, सोची समझी जीत का मुखौटा था। उसके लिए यह एक पारिवारिक त्रासदी नहीं थी, यह एक राजनीतिक जरूरत थी। खून से अपना रास्ता साफ करके अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। वो आगे चलकर भारतीय इतिहास के सबसे ताकतवर और असरदार शासकों में से एक बना। उसने देवगिरी से लूटे गए अपार धन का इस्तेमाल अमीरों और सेना को अपनी तरफ करने के लिए किया और बची खुची असहमति को सोने से चुप करा दिया। उसका शासनकाल अविश्वसनीय सैन्य सफलताओं से भरा था। उसने सल्तनत की सीमाओं को पहले से कहीं ज्यादा बढ़ाया और सबसे मशहूर, उसने भारत को रौंदने की धमकी देने वाली भयानक मंगोल फौजों को बार बार और निर्णायक रूप से कुचल दिया। वो एक शानदार रणनीतिकार और एक बेरहम प्रशासक था, लेकिन यह शक्तिशाली विरासत झूठ की नींव पर बनी थी। एक सख्त फरमान जारी किया गया। दरबारी इतिहासकारों को मौत की सजा के डर से उसके सिंहासन पर बैठने की खूनी घटनाओं का जिक्र करने से मना कर दिया गया था। आधिकारिक कहानी एक सहज वैध हस्तांतरण की होनी थी। लेखक इतिहास लिखने के लिए नहीं, बल्कि उसे मिटाने के लिए अथक रूप से काम करते थे। दस्तावेज जला दिए गए, रिकॉर्ड बदल दिए गए और अलाउद्दीन के उदय का एक नया साफ सुथरा संस्करण तैयार किया गया। उसके शासनकाल को उसकी शान के लिए याद किया जाना था, न कि उस खून खराबे के लिए जिससे यह शुरू हुआ था। दशकों बीत गए। सुल्तान जो कभी अजेय था, अब एक बूढ़ा बीमार आदमी था जो अपने बिस्तर तक ही सीमित था। साम्राज्य सुरक्षित था, उसकी शक्ति पूरी थी, लेकिन अपने आखिरी दिनों में उसके अतीत के भूत लौट आए। कहा जाता है कि वो अपनी बेहोशी में दहशत से चिल्ला उठता था। उसकी आंखें कमरे के खाली कोनों पर टिकी होती थी। उसने अपने खौफजदा सेवकों से फुसफुसाकर कहा कि वो अकेला नहीं है। उसने दावा किया कि उसे अपने कत्ल किए गए चाचा जलालुद्दीन और अपने चचेरे भाइयों की भूतिया आकृतियां दिखाई दे रही हैं, जिनकी आंखों में उस भयानक रात वाला ही सदमा और धोखा था। उसके आखिरी शब्द उसकी सल्तनत या उसकी दौलत के बारे में नहीं थे, बल्कि उन भूतों के बारे में थे जो उसे सता रहे थे। और इस तरह अलाउद्दीन खिलजी की कहानी एक खौफनाक सबक बन जाती है। वो एक ऐसा इंसान था जिसने भारत के सबसे महान साम्राज्यों में से एक बनाया, एक सैन्य प्रतिभा जिसने अपने राज्य को आक्रमणकारियों से बचाया। लेकिन वो एक ऐसा इंसान भी था जिसने उस साम्राज्य को अपने ही रिश्तेदारों के कत्ल और धोखे की नींव पर बनाया था। अंत में लाखों लोगों के जीवन और भाग्य को नियंत्रित करने वाले सुल्तान ने पाया कि वो अपनी अंतरात्मा से नहीं बच सकता। उसने सीखा कि आप रिकॉर्ड जला सकते हैं और इतिहासकारों को चुप करा सकते हैं, लेकिन कुछ सच और कुछ भूत कभी भी पूरी तरह से दफन नहीं किए जा सकते।